अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमिग्रेशन टाइम के साथ आपका होस्ट राना जहां ज़ेब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप डॉक्टर हैं और आप यूके में आना चाहते हैं एज अ डॉक्टर, यहाँ आकर काम करना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या लवाजमात है, क्या प्री रिक्विजिट हैं और क्या क्या काम आपको करने हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सर। इनसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि तमाम डॉक्टर्स की हेल्प हो सके जो पाकिस्तान से एमबीबीएस करके यहाँ यूके में काम करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना जहांजेब साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पे। अगर हमारे नाज़रीन के लिए आप थोड़ा सा बताएं कि वो लोग जो एमबीबीएस कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो वो कैसे तैयारी करें और क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व है, और इसके बारे में अगर डिटेल से आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बताएं। इम्पोर्टेंट और पर्टिनेंट टॉपिक आपने चूज किया है। जी। जी शुक्रिया। इसको मैं तीन पोर्शंस में डिवाइड करूंगा, तीन सेक्शंस में। पहली तो जी। वो सेक्शन होगा जिसमें हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जब एक मेडिकल स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट करता है, उसके बाद हाउस जॉब करता है, तो उस के फौरन बाद उन्होंने कौन सी चीज़ें करनी होती हैं। जी। उसका जो दूसरा सेक्शन है इस डिस्कशन का, उसमें हम वो चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि जो यहाँ यूके में आने के बाद आपने करनी होती हैं, आपके एग्जाम्स हैं और जो उसके रिलेटेड जो चीजें आपने करनी होती हैं। और तीसरे पोर्शन में हम फिर वो चीजें डिस्कस कर सकते हैं जो कि यहाँ से आपने दोबारा पाकिस्तान जाना होता है और जॉब यूके में स्टार्ट करने से पहले एक दफा, तो उस एरिया में जो है आपने क्या करना हो। इस सारी डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीजें सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये मैंने कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करने के लिए गैदर किए हैं, जो कि ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की तरफ से हैं। तो उसमें कुछ बड़ी ये इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं ये। उसमें ये बता रहे हैं कि 1970 से 2010 तक 40 इयर्स के अंदर इन स्टैट्स के मुताबिक तकरीबन 9,854 डॉक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान से यूके में आए हैं। राइट। आई होप कि दीज आर रिलायबल फिगर्स। तो अब उस 2010 के और से लेकर 2020 तक इन 10 सालों के अंदर ये तकरीबन जो फिगर है वो है 16,000 डॉक्टर्स का। उन 40 इयर्स के अंदर तकरीबन 10,000 के करीब लोग आए हैं और जी। इन 10 सालों के अंदर तकरीबन 16,000 लोग आए यानी हैं। रुझान बढ़ रहा है इस तरफ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर एक और मैं चीज के साथ ही साथ हाईलाइट करता जाऊंगा कि ये जनरल मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट से दूसरे फिगर्स मैंने इकट्ठे किए हैं, उसमें ये हाईलाइट किया गया है कि 2015 में, आज से 5 साल पहले, 2719 डॉक्टर्स ने प्लैब वन जो है एग्जाम वो अटेम्प्ट किया था, और वो फिगर अब 2019 में 11,118 हो चुका है। तो कहने से मुराद ये है कि काफी ज्यादा ट्रेंड है पाकिस्तान से यूके की तरफ डॉक्टर्स में आने का। अब चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। जो पहले मैं आपसे मेंशन मैंने किया था कि जैसे ही एक मेडिकल स्टूडेंट ग्रेजुएट करता है जी। मेडिकल कॉलेज से, उसके बाद उनको 1 साल के लिए हाउस जॉब करना होती है। जी। ज्यादातर ये होता है कि उसी हाउस जॉब के दौरान में लोग जो है अपना जो लैंग्वेज का एग्जाम होता है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जी। कुछ अर्सा पहले तक तो ये एग्जाम होता था आइल्स की सूरत जी। में, ज्यादातर लोग वो अटेम्प्ट करते थे। लेकिन अभी जीएमसी ने कुछ इसको डॉक्टर्स और डिफरेंट और प्रोफेशंस के हवाले से स्पेसिफाई किया है, और राइट। उस एग्जाम का नाम है ओईटी। ओएटी। राइट। जी, जैसे जैसे ये डिस्कशन आगे बढ़ती जाएगी ना, मैं कोशिश करूंगा आपको साथ साथ ना इनकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है इन सारे एग्जाम्स की और डिफरेंट चीजों के हवाले से, वो मैं आपको मेंशन करता जाऊं ताकि लोगों को प्लान करने में अपना ये जो जी जरूर। है उसमें आसानी रहे। तो जो आइल्स, ये नंबर्स एब्सोल्यूट नहीं है इसमें, और ये जो मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मैंने कोशिश ये की है कि मैं रिलायबल सोर्सेज से डबल चेक करके आपको प्रोवाइड करूँ, लेकिन इसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है। आइल्स की जो फीस है वो है तकरीबन 200 पाउंड्स के करीब, जो कि तकरीबन 40,000 रुपीज पाकिस्तानी उसके हिसाब से। जी। और जो ओईटी एग्जाम है उसकी फीस है ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तीनों जगहों पर ये हो रहा है एग्जाम, और इसको जी। आजकल लोग थोड़ा सा प्रेफर कर रहे हैं, खासतौर पे डॉक्टर्स कम्युनिटी में। जी। इसकी जो फीस है वो है 587 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जो कि पाकिस्तान में 70,000 रुपीज तकरीबन बनती है। राइट। तो हाउस जॉब के दरमियान में लोग जो है कोशिश करते हैं कि हम अपना लैंग्वेज एग्जाम क्लियर कर लें।
जब वो लैंग्वेज एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है, उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें स्पेसिफिक बैंड्स आपने स्कोर करने होते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो आजकल ओईटी को प्रेफ़र कर रहे हैं, जो राइट। मेरी मालूमात के और मुताबिक है। इनकी रिक्वायरमेंट क्या है बैंड्स की? इनकी जो बैंड्स की रिक्वायरमेंट है, जो अप टू डेट है, वो उसके ऊपर तो मैं अब कमेंट नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि जब मैं आया था तो उसको तो बहुत अरसा हो गया है। जी, उस टाइम आई थिंक इट वाज़ 7.5 ओवरऑल। तो 7.5 अब जी, मुझे नहीं पता कि ये इसमें कुछ कमी-पेशी हुई है या नहीं हुई है, तो इसके बारे में जो है ना, ये काइंडली आप इसको चेक करें, क्योंकि ये जी, सारी काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये चीज़ हो चेंज होती रहती है। ये आप लैंग्वेज एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद फिर आपने जो जनरल मेडिकल काउंसिल है, उसके साथ रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपने फिर 2 एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं मज़ीद। तो जी, अब उसमें सबसे जो पहला एग्ज़ाम है, वो है प्लैब 1 एग्ज़ाम। ये राइट, एग्ज़ाम जो है पाकिस्तान के अंदर अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो इस एग्ज़ाम का जो सारा करिकुलम है, वो बेस्ड होता है जो आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि मेडिसिन है, सर्जरी है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, ईएनटी, साइकियाट्री, इस तरह के जो सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो आपके 4th ईयर, फाइनल ईयर में आपने पढ़े होते हैं, उसके ऊपर ये तकरीबन बेस्ड होता है। राइट, और इस एग्ज़ाम की जो फ़ीस है, वो मैंने चेक किया है, वो है 239 पाउंड्स, जो कि जी, तकरीबन 48,000 रुपीज़ बनती है पाकिस्तान के हवाले से। तो राइट, ये एग्ज़ाम जब मैंने अटेम्प्ट किया था, तब वो इस्लामाबाद में सेंटर होता था इनका, और आई थिंक कि कराची में भी वो सेंटर इनका होता है। राइट। और इनके इसके पास मार्क्स क्या हैं? और आपका कितनी देर इसकी प्रैक्टिस की जाए तो आसानी से किया जा सकता है? ये मुश्किल होता है या आसान होता है? इसके हवाले से थोड़ा-सा गाइड कर दीजिए। जी, जी। जो इसके पासिंग मार्क्स हैं, वो वेरी होते रहते हैं, वो कोई फिक्स्ड जी, नहीं है। वो डिपेंड करता है कि कितने लोग एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं और उन सब लोगों ने किस तरह से परफ़ॉर्म किया है, और उसके बाद फिर एक वो फिगर जो है वो डिसाइड करते हैं, जो कि पासिंग मार्क्स के हवाले से होता है। तो ये हर दफ़ा चेंज होता रहता है, ये फिक्स्ड नहीं है। राइट, लेकिन इसकी जो पासिंग रेशियो है, पासिंग ग्रेड जो है, जो 2019 में थी, वो 64% थी। मतलब जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है, जितने लोगों ने, जो मैंने आपको बताया था, तकरीबन 11,000 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, उसमें से 64% लोगों ने इसको क्लियर किया है। राइट, और जहाँ तक इसकी स्टडी ड्यूरेशन है, वो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, फाइनल ईयर जी, और 4th ईयर के हवाले से। तो जितना आपकी कमांड सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा है, तो आप फ़ौरन उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको ज़रा ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, तो आपको फिर कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। ये 3 महीनों से 6 महीने तक भी हो सकता है, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो वो हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगला मरहला जो आता है, वो अब ट्रांज़िशन का है। वो आपने जी, अब पाकिस्तान से यूके जाने की अब आपने प्लानिंग करनी है फर्दर। जी, जिससे मेरी मुराद ये है कि आपने अब एग्ज़ाम्स के साथ-साथ अब आपने जो इमिग्रेशन के जो मामलात हैं, उनको भी आपने हैंडल करना है। अब जी, उसमें सबसे पहले आता है आपका जो विज़िट वीज़ा है यहाँ पर, वो प्लैब एग्ज़ाम के लिए एक स्पेसिफ़िक होता है, वो आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना होता है। उसके लिए अ, आपको मैं ये एडवाइस करूँगा, अगर आप पहली दफ़ा ये कर रहे हैं और आपका कोई करीबी जानने वाला ऐसा नहीं है, जो कि बिल्कुल आपकी सिमिलर सिचुएशन में था और वो यहाँ पर आए हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा करीबी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आई वुड एडवाइस कि आप किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल की जो है वो हेल्प लें। इमिग्रेशन लॉयर्स होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जब मैंने पहली दफ़ा अप्लाई किया था, तो मैंने भी इसी तरह एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट थे, उनसे मैंने डिस्कस किया था, उनसे हेल्प ली थी मैंने। जी, क्योंकि बहुत सारे छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर जो है लोग मसाइल का शिकार हो जाते हैं, और उसकी वज़ह से उनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री के अंदर एक वो जो रिजेक्शन जो है वो यूके वीज़ा के हवाले से वो आ जाती है, और उसके बाद उनको जब दोबारा भी अप्लाई करते हैं, तो वो सारी चीज़ें दोबारा से एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, और वो एक इट कैन बी बिट अ पेनफुल सिचुएशन। राइट। यानी अगर जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से और एक्सपर्ट एडवाइस के बगैर अगर आप जमा करवाएँ रिफ्यूज़ल रेट भी आप यानी आपकी बातों से लग रहा है कि रिफ्यूज़ल रेट भी काफ़ी ज़्यादा है अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते तो।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसका मैं कोई स्पेसिफ़िक आपको फ़िगर नहीं दे सकता, इसके बारे में मैंने रिसर्च नहीं की है। जी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, जो क्योंकि मैं काफ़ी लोगों के साथ इन कॉन्टैक्ट रहता हूँ, जो अभी पाकिस्तान से यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे जो कॉलेज के अलुमनाई है उसके प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, तो उसके हवाले से मुझे पता लगता रहता है कि काफ़ी जो है ना वो मसाइल आ जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आ जाते हैं, राइट, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसके हवाले से आ जाते हैं। वहाँ पर उनका जो जॉब स्टेटस है उसके हवाले से आ जाते हैं। क्योंकि आपने वीज़ा के अंदर बेसिकली एक तरह से ये चीज़ प्रूव करनी होती है कि चूँकि आपका ये विज़िट वीज़ा है, तो आपने एक तरह से इमिग्रेशन ऑफ़िसर्स को सैटिस्फाई करना है कि यू विल कम बैक। तो ख़ैर मैं इस बारे में राइट, मज़ीद आगे डिस्कशन में नहीं जाऊँगा क्योंकि इट्स अ वेरी टेक्निकल और अ वेरी प्रोफ़ेशनल एक्सपर्ट। तो मैं यही आपको जो लोग देख रहे हैं उनको सजेस्ट करूँगा कि ये उन किसी प्रोफ़ेशनल एक्सपर्ट इमिग्रेशन लॉयर से राब्ता करें इस हवाले से, क्योंकि हर बंदे की जी। सिचुएशन जो है वो बहुत मुख्तलिफ होती है दूसरे से। बिल्कुल, यानी ये जो वीज़ा है इस पे विज़िट वीज़े का के कवानीन जो हैं वो लागू होंगे और जिस तरह एक आम विज़िट वीज़ा अप्लाई किया जाता है, उसके जो प्री-रिक्विज़िट हैं, वो सारे आपको इसमें पूरे करने पड़ेंगे। जी, एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा ये इसके चांसेज़ वीज़ा जो अप्रूवल है उसके ज़्यादा होते हैं। क्योंकि राइट, आप एज़ अ डॉक्टर आ रहे हैं, आपने यहाँ पर आके एक एग्ज़ाम देना है और आपको एक तरह से जीएमसी का अप्रूवल होता है कि आपने ऑब्वियसली आके यहाँ पर एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है और आपके ठीक, पास लैंग्वेज ठीक, रिक्वायरमेंट्स जैसे आपको बता रहा हूँ, इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट सर्च हर चीज़ की। तो ये जो विज़िट वीज़ा होता है, इसकी कॉस्ट आई थिंक जो मैंने लास्ट चेक किया वो है सिर्फ़ 95 पाउंड्स, जो कि राइट, तकरीबन ₹20,000 बनते हैं पाकिस्तान। उसके बिल्कुल, साथ अगर आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर रहे हैं तो वो तो फ़ीस वगैरह डिफरेंट होती है। मैंने ये वीज़ा अप्लाई किया है, आपका वीज़ा आ गया है, तो अब आप ट्रांज़िशन कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू यूके। अब जी, आपने जो है जो इससे अगला मरहला होता है, वो होता है आपने यूके में आकर आपने जो इसका जीएमसी रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो दूसरा मरहला है एग्ज़ाम का, उसको प्लैब 2 एग्ज़ाम बोलते हैं। जी, प्लैब 1 आपने क्लियर कर लिया, अब आ गया मतलब प्लैब 2 एग्ज़ाम का। अब आपने वो एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो उसका जो अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि इसके 2 सेंटर्स हैं, एक मैनचेस्टर में है और एक लंदन में है। तो मैनचेस्टर में तो डेफ़िनिटली इनका जो है एग्ज़ाम सेंटर है जीएमसी का। जी, तो प्लैब 2 एग्ज़ाम के लिए जो है आपने उनकी आपका अकाउंट बनता है जीएमसी की वेबसाइट के ऊपर, जैसे आपने प्लैब 1 के लिए डेट्स बुक की होती हैं, उसी तरह ही आपने प्लैब 2 एग्ज़ाम के लिए जो है वो डेट आपने बुक कर लेनी है अपनी। जी, तो उसकी जो फ़ीस है वो मेरे ख़्याल से इन सब एग्ज़ाम्स में से सबसे ज़्यादा है। प्लैब 2 एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो है 875 पाउंड्स। 875 ठीक है जी, और ये तकरीबन बनती है 1,75,000 रुपए पाकिस्तान जी, रुपीज़ में। तो ये जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ये इससे आधी थी, 400 समथिंग थी ये और कुछ साल पहले इन्होंने इसको डबल कर दिया इस फ़ीस को। ठीक है, तो एक तो आपने ये करना है, आपने प्लैब 2 अपना जो है एग्ज़ाम बुक करवा लेना है। ये जी, सारी चीज़ें आप ये वीज़ा से पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि आपने ऑब्वियसली उनको प्रूव करना होता है कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ। जी, बिल्कुल, एक आपने एग्ज़ाम अपना बुक कर लिया, जी, आपका जो है वो वीज़ा आपका अप्रूव हो जाता है। उसके साथ जो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस आता है, वो ये आता है कि आपने यूके में तकरीबन 1 से 2 महीने के लिए आना होता है। तो जी, आपने यहाँ पर आकर प्लैब 2 एग्ज़ाम के लिए आपको अकेडमी जॉइन करनी पड़ती है। क्योंकि राइट, यहाँ पर आके आपने डिफरेंट जो उसकी स्टेशंस हैं एग्ज़ामिनेशन के हैं और डिफरेंट और स्टेशंस होते हैं, उसके लिए आपने यहाँ पर प्रैक्टिस भी करनी होती है और आपने अपनी एक अकेडमी जॉइन करके ट्रेनिंग भी करनी होती है। ठीक, उसके लिए मुख्तलिफ अकेडमीज़ हैं, लंदन में भी कुछ अकेडमीज़ हैं और उसके अलावा मैनचेस्टर में भी अकेडमीज़ हैं। तो ये 2 मेन स्पॉट्स हैं यहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं। इसमें जो ओवरऑल थोड़ा-सा अगर हम ओवरऑल देखें तो वो ये है कि लंदन वर्सेस मैनचेस्टर ये है कि जो लंदन में जैसे कि आप भी जानते हैं कि लिविंग एक्सपेंसेस और जी, सारी बिल्कुल। चीज़ें वो काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव है। तो वो चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी होती है और लंदन में थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा अफोर्डेबल होता है जी, आप थोड़ा मैनचेस्टर इज़ लॉट चीपर टू लिव एंड ऑब्वियसली वर्क वहाँ पे सारी रेंट वगैरह हर चीज़ सस्ती है लंदन से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसकी अकेडमी की फ़ी भी आपको देनी होती है? बिल्कुल, यही मैं इसी पॉइंट की तरफ आगे आ रहा था। जी,
तो ये जो अकेडमीज़ हैं, इनकी फ़ीस डिपेंड करता है, वेरी करती हैं। इसके अंदर अकेडमी की जो आपकी टीचिंग होती है, उसके साथ-साथ और भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, जैसे कि मॉक टेस्ट होते हैं और छोटी-मोटी चीज़ें मिलके। तो अब ये फ़ीस उस हवाले से फिर वेरी करती रहती है। लेकिन जो ओवरऑल इसका अगर आप एवरेज देखें, तो ये तकरीबन 600 पाउंड्स के करीब बन ही जाती है, या राइट। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, या कम भी हो सकती है। तो वो तकरीबन जैसे आप फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन 1,20,000 रुपए पाकिस्तान रुपीज़ में ये जो है ना वो बन जाते हैं। जी, बिल्कुल। अब आपका यूके में जो एक्सपेंसेस हैं उसमें एक तो आपका एग्ज़ाम की फ़ीस हो गई, एक आपका जो है एकेडमी की फ़ीस हो गई, उसके बाद आपका एक और खर्चा आता है जो आपने एयर टिकट अपनी खरीदनी है। अब जी, वो जो है ना एक और इसमें मैं गलती आपको यहाँ पर मेंशन करता जाऊँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो वन वे टिकट खरीद लेते हैं। आपने वो हमेशा रिटर्न टिकट खरीदनी है क्योंकि ये विज़िट वीज़ा का रूल होता है। जी, आपने उसमें रिटर्न टिकट के आपको बताना होता है कि आप वापस कब आ रहे हैं। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। तो क्योंकि बिल्कुल। हालिया में एक हमारे जूनियर थे वो यूके आ रहे थे पाकिस्तान से, तो उनका वीज़ा आई थिंक अप्रूव हो चुका था। जैसे ही वो फ्लाइट बोर्ड करने के लिए गए हैं तो उनको वो जो है एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने जो है ना मना कर दिया कि आपकी रिटर्न टिकट ही नहीं है। तो फिर जी, उनको उस टाइम के ऊपर वो डबल पैसे भर के जो है ना वो एक फिर बहुत मुश्किल सिचुएशन बन जाती है। तो राइट। रिटर्न टिकट आपने लेनी है हमेशा। तो वो तकरीबन वो भी जैसे आप जानते हैं आप किस एयरलाइन से जा रहे हैं, कितने शॉर्ट नोटिस पे आपने बुक की है, वो उसकी प्राइस वेरी करती है। तो वो जी, बिल्कुल। तकरीबन आप उसको अंदाज़न कह सकते हैं 500 टू 600 पाउंड्स। तो वो भी तकरीबन 1 लाख से 1,20,000 रुपए तकरीबन वो खर्चा है उसका। तो जी, बिल्कुल। एक ये खर्च आ गया उसके अंदर। इसके अलावा जो है अब 2 चीज़ें और हैं जो आपके अखराजात के अंदर आती हैं। वो आती है आपकी अकोमोडेशन, वो जो जी, आप पे डिपेंड करता है आप 1 महीना रह रहे हैं, 2 महीना रह रहे हैं। और उसके साथ फिर आपके जो डेली एक्सपेंसेस हैं, अगर आपका अकोमोडेशन आपकी अकेडमी से दूर है तो उसमें आपने जो ट्रैवल कॉस्ट है वो इंक्लूड करनी है। जी, और उसके साथ-साथ फिर आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, आपका फूड है, बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं सारी शामिल हैं। तो जैसे बिल्कुल। मैं पहले आपको मेंशन कर रहा था, अगर आप लंदन में हैं, तो वो फिर कॉस्ट लिविंग जो कॉस्ट है, वो ज़्यादा होगी। लिविंग एक्सपेंसेस उसमें जो रेंट है, अभी रिसेंटली एक मेरा राब्ता रहा एक जूनियर के साथ, तो वो पे कर रहे थे तकरीबन आई थिंक 600 पाउंड्स फॉर अ सिंगल रूम पर मंथ। तो ये है, अगर मैनचेस्टर में चले जाएँ तो शायद उससे कम होता है। कुछ लोग फिर शेयरिंग में भी रहते हैं, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक, जो मुझे कुछ पता लगा है। तो ये आपका बेसिक खर्चा होता है, तो आप उसको ऑब्वियसली डबल कर लें, आप 2 महीने के लिए तकरीबन अगर आप रहने के लिए आ रहे हैं, तो वो फिर जो है तकरीबन 120,000 रुपीज़ जी, तकरीबन बिल्कुल। 1,20,000 के करीब वो खर्चा है। फिर आपका जो डे टू डे लिविंग के एक्सपेंसेस हैं, खाना, वो हर बंदे का डिफरेंट होता है उसके हिसाब से। अच्छा तो डॉक्टर साहब, ये जो अकेडमी है या जीएमसी है, ये कोई हेल्प प्रोवाइड करते हैं आपको अकोमोडेशन के सिलसिले में? सॉरी, ये जो जीएमसी है उसको आप बिल्कुल अलग देखें, और जो ये जी, एकेडमी है ये बिल्कुल अलग है। जी, जीएमसी इज़ लाइक कि जिस तरह पाकिस्तान में पीएमडीसी है जो कि पूरे डॉक्टर्स को रेगुलेट करते हैं। ठीक उनकी है। रजिस्ट्रेशन और उससे सारे जो डिफरेंट और मसाइल होते हैं, उन सारी चीज़ों से वो डील करते हैं। तो जीएमसी का इन चीज़ों के साथ कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। आप यहाँ पर आ रहे हैं, एक लोकल एकेडमी जो होती है, वो डिफरेंट जो डॉक्टर्स उसको बाज़ दफ़ा रन कर रहे होते हैं, जी, और वो आपको टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपके एग्ज़ाम को पास करने के हवाले से। तो जीएमसी का राइट। इसके साथ डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। जहाँ तक आपका सवाल है कि अकोमोडेशन के हवाले से जो हेल्प है, जी बिल्कुल वो होता है। जितनी भी अकेडमीज़ हैं उन्होंने अपना साथ वो अकोमोडेशन के लिए भी आपको ऑफ़र करते हैं। लेकिन राइट। वो डिपेंड करता है कि वो अवेलेबिलिटी क्या है, और आप उसको जो है वो अफ़ोर्ड किस हवाले से वो कितना कर सकते हैं। तकरीबन 1 से 2 महीना उधर गुज़ारते हैं, आप अपनी तैयारी करते हैं, आपके उसके बाद जो कोर्स होता है वो ज़्यादातर 2 हफ़्ते का होता है। उस 2 हफ़्ते के अंदर वो आपको सारी चीज़ों में से गो थ्रू करवा देते हैं। उसके बाद जो आपने 4 हफ़्ते होते हैं, 6 हफ़्ते होते हैं, उसमें आपने खुद जो है वो बाकी जो वहाँ पर और लोग होते हैं, उनके साथ मिलके आपने प्रैक्टिस करनी होती है, डिफरेंट स्टेशंस की। राइट, यानी जो क्लासेस आपकी हैं एकेडमी में वो सिर्फ़ 2 हफ़्ते की हैं, तो आपने जो को अपना एग्ज़ाम बुक करवाया होता है प्लैब 2 का, वो आपने महीने या डेढ़ महीने के बाद का बुक करवाया होता है और इस दौरानिए में आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
तो अगर जो प्लैब 2 का एग्ज़ाम है वर्स्ट केस सिनेरियो अगर वो कोई फ़ेल कर दे? जी, बिल्कुल मैं इस चीज़ की तरफ एंड के ऊपर आना चाह रहा था कि कौन-कौन जी, से मसाइल हो सकते हैं क्योंकि हर स्टेज जो मैंने आपको डिस्कस की है, हर स्टेज में मसाइल होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ नौइयत के मसाइल होते हैं। बिल्कुल, ये सिचुएशन जब आती है कि जब आप इतना मेहनत करके यहाँ पर आते हैं, इस स्टेज तक पहुँचते हैं, उसके बाद अगर ये सिचुएशन हो कि आपका प्लैब 2 एग्ज़ाम फ़ेल हो जाए, तो आई थिंक कि वो बड़ी एक मुश्किल सूरत-ए-हाल बन जाती है, जी, मुख्तलिफ़ हवालों से। उसमें आपकी मुख्तलिफ डायमेंशन से आप इस सिचुएशन को देखें। एग्ज़ाम आपका जब फ़ेल हो जाता है तो सबसे पहले ऑब्वियसली आप खुद थोड़ा-सा डिसहार्ट होते हैं, इमोशनली आप हर्ट होते हैं इस जी, सिचुएशन के अंदर। डिमोरलाइज़ हो जाते हैं ज़ाहिर है। बिल्कुल, आप अकेले होते हैं यहाँ पर और हर तरफ से आपके ऊपर प्रेशर्स होते हैं। तो और आप बिल्कुल एक डिफरेंट कंट्री में होते हैं, ज़्यादातर लोग पहले नहीं आए होते यूके। मैं कभी भी ज़िंदगी में पहले नहीं मैंने ट्रैवल ही नहीं कहीं किया था। तो राइट, इसलिए एक नई कंट्री होती है तो फिर उस तरह से आपके कोई कनेक्शंस भी यहाँ पर इस तरह से नहीं होते हैं। तो ख़ैर मैं बात ये बता रहा था कि एक तो ये स होता है, दूसरा ये होता है कि उसके साथ-साथ आपको फिर एक फाइनेंशियल फ़ॉरेन बर्डन एक और एक्स्ट्रा वो आपके ऊपर आ जाता है कि आपने अब एग्ज़ाम की फ़ीस भी दोबारा पे करनी है, जो कि 800 जी, प्लस पाउंड्स है। फिर आके उसके बाद आपको अकोमोडेशन भी अपनी एक्सटेंड करनी पड़ेगी और एक्सपेंसेस भी एक्सटेंड सारे उसको देखना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ जो एक और बहुत चैलेंजिंग चीज़ होती है, वो ये होती है कि आपको बाज़ दफ़ा वो जो डेट है एग्ज़ाम की दोबारा से बुक करने के लिए, वो आपके वीज़ा ड्यूरेशन के अंदर बाज़ दफ़ा मिलती है, बाज़ दफ़ा नहीं मिलती है। जी, तो वो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है कि आपका वीज़ा तो बाज़ दफ़ा जो है वो 6 महीने का होता है या उससे भी बाज़ दफ़ा कुछ लोगों का कम लगता है वो वीज़ा। वो उनकी डिस्क्रेशन के ऊपर होता है इमिग्रेशन ऑफ़िसर्स की कि वो कितने अरसे का लगाते हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ओवरऑल जो ऑन एवरेज है वो 6 महीने का होता है। जी। तो फिर अगर फ़र्ज़ करें किसी का 3 महीने का वीज़ा था, तो वो एक फिर वो मसला होता है और अगर 6 महीने का था और उनको डेट ना दोबारा मिले, उस 6 महीने के अंदर-अंदर, तो ये सारे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल हैं, ये सारे चलें मस अगर इन केस आप ज़ाहिर है ज़्यादा स्टूडेंट पास करते होंगे इतनी मेहनत वो कर रहे हैं फ़ाइनेंशियल इस पे जो है वो कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो जब आप लैब 2 पास कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर है? हाँ जी, जैसे आपने पासिंग ग्रेड के हवाले से बात की है, तो उसमें चलें मैं प्लैब 2 के फिगर्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, 2015 में 2257 लोगों ने अटेम्प्ट किया था ये एग्ज़ाम और ये जो नंबर है 2019 के अंदर 8702 पे आ गया है ये फिगर। तो तकरीबन 6000 के करीब ज़्यादा लोग जो है वो अब ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं। और जो पिछले साल था इसकी जो पासिंग रेट थी वो थी 66%। जी, राइट। तो इतने लोगों ने जो है वो इस एग्ज़ाम को पास किया था। ऑब्वियसली जो बाकी लोग पास नहीं कर सके वो फिर ये जो आपने भी सवाल उठाया है, वो सारे उस सिचुएशन को फेस किया है उन लोगों ने। अब ऑब्वियसली जो लोग इतनी मेहनत करके यहाँ तक आते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि हम दोबारा अटेम्प्ट करें। लेकिन जहाँ जी, तक जी, आपने वीज़ा एक्सटेंड करने की बात की है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है बाकी लोगों को उसमें वीज़ा एक्सटेंशन का तो मैंने नहीं सुना कि विज़िट वीज़ा की एक्सटेंशन की तरफ ज़्यादा लोग जाते हों, क्योंकि उसमें भी काफ़ी और पेचीदगियाँ इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन ख़ैर वो अब एक जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, उन्हीं के साथ फिर आपको जी। उस हवाले से डिस्कस करना चाहिए। जी, बिल्कुल विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, तो फिर वो वापस जाते हैं और वहाँ से जाके दोबारा वो जीएमसी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, उस हिसाब से फिर दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे। नहीं, अभी जीएमसी रजिस्ट्रेशन का मरहला नहीं आया। जब तक आपके हाँ, एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुए हैं, आप जीएमसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं। आप एग्ज़ाम दोबारा बुक करवाते हैं, तो वो सारे राइट। मराहिल में से जी, 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 एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन आप दोबारा करवाते हाँ जी, मतलब कि जो मैंने चीज़ें आप यहाँ से अगर इसको रिवाइंड कर लें, तो हैं। जो जी, प्लैब 1 पास करने के बाद जो सिचुएशन होती है, आप वहाँ पर चले जाते हैं। जी, अगर आपका वीज़ा भी बिल्कुल, एक्सपायर हो गया है तो। अगर आपका वीज़ा राइट। है, फिर आप मतलब आप इस सारी डिस्कशन को रिवाइंड कर लें, आप वहीं से दोबारा फिर शुरू करते हैं। जी, बिल्कुल, आपने प्लैब 1 पास किया, उसके बाद दोबारा आपने अगर वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, वीज़ा दोबारा अप्लाई किया, तो वो ज़ाहिर है जब आप वीज़े की वजह से ही वापस आए हैं, तो आपको वीज़ा दोबारा भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें ये थोड़ा-सा यकीन हो जाता है कि जब वापस आए हैं वीज़ा ख़त्म होने पर, तो फिर वो वीज़ा दे देते हैं। तो फिर आपको दोबारा नए सिरे से इमिग्रेशन के जो वो सारे प्री रिक्विज़िट हैं, वो फ़ॉलो करके वीज़ा लगवा के
और दोबारा प्लैब 2 बुक करके फिर आपको यूके आना होता है। तो आपको जो एकेडमी की क्लासेस हैं 2 हफ्ते की, वो भी दोबारा से लेनी पड़ती हैं, उसकी फीस भी देनी पड़ती है या आप खुद ही अपनी प्रैक्टिस करते हैं? जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसमें ये होता है कि अगर आपने एकेडमी की फीस एक दफ़ा पे कर दी है तो आई थिंक कि वो दोबारा आपसे फीस नहीं चार्ज करते, जहाँ तक राइट, मेरी इंफॉर्मेशन है। मे बी कि ये चीज़ें चेंज हो चुकी हों, लेकिन जब मैंने इसको जो एग्ज़ाम को किया था तो उस टाइम जब वो आपको पैकेज देते हैं, आप उनको फीस पे करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें ये होता है कि वो आपको कहते हैं अगर आपने दोबारा अटेम्प्ट करना है तो फिर आपको वो ज़रूरत नहीं है दोबारा पे करने की। आई माइट बी रॉन्ग, दिस नीड्स टू बी चेक्ड अगेन। ये सारी जी, चीज़ें जो है वो एकेडमी टू एकेडमी वेरी करती हैं और ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर वेरी करती हैं, तो इस तरह से। राइट। चलें जी, अब हम इस स्टेशन पे पहुँच गए हैं कि प्लैब 2 क्लियर है आपका और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है? हाँ जी, जब प्लैब 2 क्लियर हो जाता है उसके बाद फिर वो मेरे ख़्याल से एक सेलिब्रेशन का मौका होता है, क्योंकि जी, फिर लोग घूमते-फिरते हैं और एन्जॉय करते हैं, कुछ अर्सा लंदन लंदन जाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे घूमते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आपको काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब जो है ना आप कुछ चीज़ें अब जो है ना अब सेटल डाउन हो जाएँगी। राइट, और ये दुरुस्त भी होती है बात। जब आपका प्लैटू हो जाता है उसके बाद बहुत हाई चांसेस होते हैं कि अब आप जो है ना आप यहाँ पर सेटल हो जाएँगे। ठीक, तो वो मरहला गुज़रता है 2-3 हफ़्ते का। उसके बाद फिर आप अपनी जो एनएचएस नेशनल हेल्थ सर्विस यूके उसकी वेबसाइट के ऊपर आप अपनी प्रोफ़ाइल बनाते हैं। अब वो जो प्रोफ़ाइल है इट्स जस्ट लाइक अ सीवी, तो वो राइट, बहुत डिटेल प्रोफ़ाइल होती है। आपको उसके ऊपर बहुत मेहनत की, ख़ैर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपको एक अच्छे तरीके से उसको बहुत प्रेज़ेंटेबल वे में उसको जो है ना मेहनत करके उसको बनाना पड़ता है। उसके लिए आप जो आपके अकेडमी में सीनियर्स होते हैं आप उनके साथ उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो आपने वो प्रोफ़ाइल बनानी है, फिर उसके बाद जैसे आपको शायद आइडिया होगा यहाँ पर एनएचएस का जो सारा रिक्रूटमेंट सिस्टम है वो सेंट्रलाइज़्ड है। जी, बिल्कुल। तो आपने जीएमसी की जो रजिस्ट्रेशन है, उससे पहले भी आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आइडियल ये है कि आप जीएमसी की रजिस्ट्रेशन ले लें, जी, उसके बाद आप जॉब्स अप्लाई करें। राइट। तो जीएमसी की रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है? हाँ इसकी जी, फीस जीएमसी क्या की है? जो रजिस्ट्रेशन है, अब आपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। अब जी, आपने जो सारी जो बाकी चीज़ें हैं, वो हैं पेपर वर्क, दैट इज़ ऑल पेपर वर्क। और उसमें जो है कैसे कहते हैं, बाज़ दफ़ा वो आपको आइडेंटिटी चेक के लिए बुला लेते हैं, जैसे कि आपको फिज़िकली वो देख के आपका पासपोर्ट के साथ आइडेंटिटी मैच करके और उस तरह से जो है ना आपको वो और बाकी कुछ आपने डॉक्यूमेंट्स अपने मेडिकल कॉलेज से मँगवाने होते हैं, वो आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो राइट, बस पेपर वर्क का मरहला होता है, उसमें कोई ज़्यादा पेचीदगी नहीं होती है। ठीक। तो वो आपने कर लेना होता है। इसमें ना एक चीज़ है वो कुछ ये 1-2 साल पहले स्टार्ट हुई थी, अब वो भी चेक करने वाली बात है। उसको बोलते हैं कि वो आपकी डिग्री को वेरीफ़ाई करवाते हैं एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल इदारे से, ईसीएफएमजी आई थिंक उसका नाम है। तो राइट, मैं गुज़रा, इसकी मुझे डिटेल्स का भी नहीं पता, लेकिन ये भी एक एक्सपेंसिव जो है ना मरहला है। ये ये भी काफ़ी कई 100 पाउंड का ये जो है ना इसके ऊपर इखराजात होते हैं। तो तो वो आपने वेरीफ़ाई करवानी होती है डिग्री? जी, वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। आप हाँ, ईसीएफएमजी को वो अपने सारे जो पेपर वर्क है वो भेजते हैं और इसमें काफ़ी टाइम भी मेरे ख़्याल से लगता है, चंद महीने लग जाते हैं। तो ये और भी उन चंद महीनों में आप ज़ाहिर है जॉब एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसके अलावा और तो कुछ नहीं कर सकते? नहीं, आप ये मरहला जो है ये पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, राइट, आप काफ़ी अर्सा पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अ, ये बहुत ज़्यादा आपकी जो बाकी चीज़ें हैं उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करता। आपको एग्ज़ाम देने से नहीं रोकता और आपकी जो बाकी जो चीज़ें चल रही हैं वो साथ-साथ चल रही हैं। वो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब अफ़ोर्ड कर सकते हैं। बाज़ लोग इसको बिल्कुल एंड पे रखते हैं कि चलो जब एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर हो जाएँगे फिर हम देखेंगे, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव चीज़ है। कुछ लोग जो है वो अगर अफ़ोर्डिंग है तो वो पहले ही इसको करवा के रख लेते हैं कि चलो यार जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएँगे तो फ़ौरन मैं जो है ना रजिस्ट्रेशन करवाऊँ और अपनी जॉब्स आगे अप्लाई करूँ, बजाए इसके कि मैं इसका वेट करता रहूँ। जी, बिल्कुल। चलें प्लैब 2 हो गया और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रेडी हो गए। आपने जी, जीएमसी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो बिल्कुल। जीएमसी आपको लाइसेंस देती है, वो साल का होता है, 3 साल का? उसकी ड्यूरेशन क्या है और वो फीस क्या चार्ज करती है? जी, बिल्कुल। तो जो जीएमसी है वो आपको बिल्कुल लाइसेंस प्रोवाइड करती है टू प्रैक्टिस, और वो जो है वो फुल लाइसेंस होता है और ये वैलिड होता है, ये आपको हर साल रिन्यू करवाना होता है। राइट, तो इसमें थोड़ा-सा बेहतरी हुई है फ़ीस के हवाले से। चंद साल पहले तकरीबन आज से 4-5 साल पहले जब मैंने इसको किया था तो उस टाइम
उसकी फीस आई थिंक कि मैंने पे की थी 400 की रेंज में। लेकिन अभी जो है ना ये फीस ये बहुत कम हो गई है। आई थिंक ये 150 पाउंड्स के करीब ये हो गई जी है। बिल्कुल, मैं चेक करा था, इसी के करीब है फी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये फीस फिर आपने पे करनी होती है। और ये 156 पाउंड्स है, जो कि तकरीबन जी। 31,200 रुपये पाकिस्तान के ये हैं। तो तो ये फीस, लाइसेंस में कितनी देर लगती है आपको मिलने में? ये बहुत जल्दी हो जाता है। ये मेरे ख्याल से मुझे 1-2 हफ्तों के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर ये हो जाती है राइट। रजिस्ट्रेशन। तो इसके बाद अब आपने जॉब ढूँढनी है। हाँ जी, उसके बाद आपने, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, आपकी वो प्रोफाइल एनएचएस वेबसाइट के ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, अपनी आपने जॉब्स अप्लाई करनी है। वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। सारे जी। जो ट्रस्ट होते हैं, हॉस्पिटल्स ट्रस्ट होते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन जो वैकेंसीज होती हैं उसी के ऊपर एडवर्टाइज करते हैं। आपने अपनी जो स्पेशलिटी है, आप मेडिसिन में जाना चाहते हैं, सर्जरी में जाना चाहते हैं, साइकेट्री में जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जो आपका इंटरेस्ट है, आपका प्रायर एक्सपीरियंस है, आप उसमें जो है अपनी जॉब्स अप्लाई करते हैं। और फिर आपको जब उनकी क्लोजिंग डेट गुजर जाती है, आपको फिर वो आपकी क्रेडेंशियल्स के हिसाब से आपको वो फिर इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं। तो राइट। पहले तो ऑब्वियसली ये सारे वन वन इंटरव्यूज होते थे, इन पर्सन आपको जाना होता था। अभी मेरे ख्याल से ये चेंज हो गया है। अब आप शायद ऑनलाइन इंटरव्यूज भी हो रहे होंगे। पहले भी होते थे ऑनलाइन इंटरव्यूज। तो ये इंटरव्यूज़ आपके वो हॉस्पिटल करता है जो जो आपको हायर करना चाहता है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इंडिविजुअल ट्रस्ट जो होते हैं, उन्होंने अपना जॉब वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ की होती हैं, और वो आपको आप वो एक पूरा पैनल होता है। उसमें जी। जो आप फ़र्ज़ करें आपने ए-एन-ई में जॉब अप्लाई की है, जी। एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में, इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर। तो उस पैनल में जो आम तौर पर ये होता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें कंसल्टेंट बैठते हैं, जो उस डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट होते हैं। और उसके साथ जो है उन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी होती हैं, एचआर से 1-2 पर्सनल्स होते हैं, और मैनेजमेंट के कुछ 1-2 और लोग होते हैं। तो वो आपसे सिर्फ़ वो ख़ैर ये वो भी एक एक पूरा टॉपिक है कि इंटरव्यू किस तरह से होता है। वो आपसे चलिए हर उसमें फिर कभी और एक पूरी वीडियो कर लेंगे उसके जी, ऊपर। तो मैंने इसमें आपको थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन के लिए मैंने बताइए डॉक्टर साहब कि मैंने ये आपको सॉरी जी। सॉरी आपकी बात में तो ये कितनी देर का प्रोसीजर है जॉब हंटिंग का? और ये ईज़ी है, डिफ़िकल्ट है? आप अपनी मर्ज़ी का ट्रस्ट, अपनी मर्ज़ी का शहर चूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर है जिस जॉब पे आप अप्लाई करेंगे, आपको पता होगा कि इस शहर में वो जॉब होगी। तो या ये कि मुश्किल है, आपको जहाँ पे मिले जाना पड़ता है? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि मेरे जो मैं मशवरा दूँगा वो ये है कि आप जो पहली जॉब होती है, आप पाकिस्तान से जब यूके आ रहे हैं, तो उसमें आपको कोशिश ये करें कि आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहें। जी। स्पेशलिटी के हवाले से, सिटी के हवाले से, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि आप अभी एक सिस्टम में अभी मौजूद ही नहीं हैं। आप उसमें एंटर पहली हो दफ़ा रहे हैं। एंटर हो रहे हैं, और आप एक डिफरेंट कंट्री से आ रहे हैं, तो यू नीड टू बी लिटिल बिट मोर फ्लेक्सिबल। तो बिल्कुल। उसमें कुछ स्पेशलिटीज़ ऐसी हैं जिसमें ज़्यादा चांसेज़ हैं, उसमें ज़्यादा वैकेंसीज़ होती हैं, जैसे इमरजेंसी मेडिसिन है, उसके अंदर ज़्यादा अवेलेबिलिटी है जॉब्स की। तो उसमें आपको बाकी स्पेशलिटीज़ के मुकाबले में थोड़ा जल्दी जॉब मिल जाती है। और ये वैसे भी अभी जो नेशनल इमरजेंसी ऑक्यूपेशन, देयर इज़ सम काइंड ऑफ लिस्ट व्हिच आर ऑन चलिए सॉरी वो हम डिटेल में हासिल कर लेंगे। अच्छा आपको जॉब मिल गई, उसके बाद फिर आपको अपना ज़ाहिर है आप विज़िट वीज़े पर हैं, तो आपको वीज़े का क्या प्रोसीजर है? वो आपको आपका ट्रस्ट उसका वीज़ा देता है, आपको वापस जाना पड़ता है या क्या प्रोसीजर है? हाँ जी, उसमें फिर ये होता है जब आपकी जॉब हो जाती है इस इंटरव्यू के मराहिल में से गुज़रने के बाद, तो फिर आपको जो आपका हॉस्पिटल होता है, वो आपको सर्टिफ़िकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देता है। जी। तो अब आपने वो आपको जब डॉक्यूमेंट मिल गया, चाहे आपको वो यहाँ यूके में मिला है, चाहे आपको पाकिस्तान जाने के बाद में जब आपने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया है, उसके बाद वो मिला है। तो वो डॉक्यूमेंट आपने उसकी बेसिस के ऊपर आपने अब दोबारा वीज़ा अप्लाई करना है। तो ये हमारी डिस्कशन का तीसरा और लास्ट फ़ेज़ है, जिसमें कि अब आप पाकिस्तान में आप दोबारा आ गए हैं, सारे आपके मामलात वहाँ पर क्लियर हो गए हैं यूके में। अब आपके पास सर्टिफ़िकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, उसकी बेसिस के ऊपर आपने अब टियर 2 वीज़ा अप्लाई करना है। जी, आपकी जॉब हो चुकी है तो टियर 2 जो इसका वीज़ा होता है जिसे आम ज़ुबान में वर्क परमिट भी बोला जाता है, जी, उसमें आपको जो रिक्वायरमेंट है वो क्विकली मैं अपने नाज़रीन के लिए बता दूँ। एक तो आपको सर्टिफ़िकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है,
अपने स्पॉन्सर की तरफ से। दूसरा, जो आपकी जॉब का लेवल है वो आरक्यूएफ लेवल 3 या उससे अबव होना चाहिए। और तीसरा, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। तो ये चंद चीज़ें होती हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं। और साथ साथ जो जर्नल वीज़ा रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपकी जो है वो बैंक स्टेटमेंट, ये इस तरह की चीज़ें। और 945 पाउंड का आपको मेंटेनेंस चाहिए होता है। और अगर आपका जो स्पॉन्सर है वो ए रेटेड है होम ऑफिस के साथ, तो वो जो 945 की आपको मेंटेनेंस है उसकी आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपका स्पॉन्सर आपको अगर ज़रूरत पड़े तो प्रोवाइड कर सकता है। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है आप इस पूरे मरहले से गुजर के आए होंगे, तो इस पे थोड़ा-सा रोशनी डाल दीजिए, ताकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो हुँ। अगर आप इसे थोड़ा कंक्लूड कर दें, ताकि हम फिर इख्तिताम की तरफ जाएँ। जी, बिल्कुल, जो आपने बातें की आई सेकंड दैट, और लेकिन उसमें मैं दोबारा फिर यही बात कहूँगा कि आप किसी जो प्रोफ़ेशनल हैं उनके साथ मशवरा करें। हर जी, डॉक्टर और हर पर्सन की जो सिचुएशन होती है वो बिल्कुल दूसरे से मुख्तलिफ होती है। उसके बारे में आप रिस्क ना लें इन चीज़ों के बारे में, और आप एक प्रोफ़ेशनल एडवाइस लें और उसको आप फ़ॉलो करें। और इसकी साथ-साथ मैं इसकी भी आपको जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, वो भी आपको मेंशन करता जाऊँगा। जो टियर 2 वीज़ा है, ये अभी इसकी बिल्कुल जो है वो सिचुएशन थोड़ा-सा वो रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं, और जी, उसमें मेरे ख़्याल से गवर्नमेंट ने एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप लिया है। जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज था, वो की वर्कर्स जो डॉक्टर्स हैं, आई थिंक नर्सेज़ भी उसमें फिर शामिल हो जाते हैं, उनके लिए वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। जो कि बहुत पर पर्सन 400 पाउंड्स के करीब था, और वो 600 पाउंड्स इस अक्टूबर में होने वाला था। तो वो उसको उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो क्योंकि अगर आप एक फैमिली आ रही है तो वो 400 को अगर आप पर पर्सन इसको ऐड अप करें, तो वो अगर 4 लोग आ रहे हैं तो ये तकरीबन 1600 पाउंड, तो ये खर्चा वो सिर्फ़ इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज का बन जाता था। जी, बिल्कुल। वीज़ा फ़ीस है वो अलग होती थी, और एयर टिकट्स ऑब्वियसली वो उसके साथ। तो जो अभी सिचुएशन है उसमें ये है कि जो टियर 2 वीज़ा फ़ीस है वो है तकरीबन 89,000 रुपीज़ पर पर्सन, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर वीज़ा आपका 3 साल से कम ड्यूरेशन का है। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यही फ़ीस तकरीबन चली जाती है 1,12,000 रुपए के करीब। और राइट, उस ऑब्वियसली फिर उसके साथ जब आपका ये वीज़ा लग जाता है, तो फिर आपने फिर एयर टिकट्स का वो अखराजात होते हैं, और फिर यहाँ पर आने के बाद आपने अगेन एक अकोमोडेशन ढूँढनी है, और फिर वो अखराजात का मरहला होता है। तो वो आपको जो अकोमोडेशन है वो हॉस्पिटल खुद भी प्रोवाइड बाज़ दफ़ा कर देता है, बाज़ दफ़ा आपको बाहर ढूँढना पड़ता है। राइट जी। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बड़ा मुफ़स्सल अंदाज़ में हमारे नाज़रीन के लिए बताया कि अगर आप डॉक्टर हैं, पाकिस्तान में हैं और यूके में आके अगर डॉक्टर जॉब करना चाहते हैं, तो उसका मुकम्मल क्या प्रोसीजर है। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, रिकमेंड करेंगे कि आप हर स्टेप के ऊपर जो स्टेप के हवाले से प्रोफ़ेशनल है, उनकी एडवाइस ज़रूर लें। और ज़ाहिर है आप इतनी ज़्यादा कॉस्ट इस पे आ रही है, तो ये ना हो कि जो आपकी मेहनत है वो ज़ाया जाए। तो ये एक बड़ा नोबल प्रोफ़ेशन भी है। और यूके में जो की हेल्थ वर्कर है, ज़ाहिर है डॉक्टर, नर्सेज़ उसमें आती हैं, उनकी अब काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है और काफ़ी रिलैक्सेशन भी हुकूमत दे रही है। तो डॉक्टर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्हें इस चीज़ से फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स यहाँ आ रहे हैं, उसका रुझान बढ़ रहा है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। माशाल्लाह आप उन खुशकिस्मत लोगों में हैं कि जो आप ये सारे टेस्ट और सारी हर्डल्स क्रॉस करके कामयाब होके और यहाँ पे आए, और अब आप अपनी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपके अंदर माशाल्लाह ये भी एक जज़्बा पाया जाता है कि आप दूसरों की मदद करें, ताकि जो मुश्किलात आपको आईं, वो दूसरों को ना आएँ। तो मेरा ख़्याल है हम इसी चीज़ पे दूसरा सेशन भी करेंगे। उसमें यहाँ जो जॉब है, जॉब के बाद क्या मुश्किलात हैं, उनके ऊपर। और जो वीज़े का जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू का आपने बताया, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है छोटे से इंटरव्यू में कवर नहीं हो पाईं। तो हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से टाइम लें और उनसे एक और नशिस्त उनके साथ की जाए। फिर इसके अलावा एक जिस तरह दूसरे थोड़े से शोबे होते हैं, बी फार्मेसी या डेंटिस्ट या इस तरह की, उनके बारे में भी अगर हम आपको बता सकें, तो मेरे ख़्याल में एक ये अच्छा प्रोग्राम जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है।
तो आपसे इजाज़त लेंगे। जी, बहुत इंशाअल्लाह। शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफ़िज़।